हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। आपको ये सिद्ध करना है कि आपके पास जो है nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है, ठीक है ना, अगर वो ग्रुप की फॉर्म में है तो वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक है और उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो n है। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन। सपोज दैट, ग्रुप मान रहा हूँ बेटा, सपोज दैट जी इज ए ग्रुप ओके। हमारे पास जी कोई ग्रुप है एंड मान लिया जाए nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब निकलता है कि एक 1 की पावर 1/n। सपोज दैट 1 की पावर जो है 1/n, मान लिया ये जो है इसकी कैलकुलेशन के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर के आएगा। सपोज दैट ये x के बराबर है। क्लियर? इसका मतलब निकलता है कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 है। नो प्रॉब्लम। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मान लिया जी एक ग्रुप है, कहना चाह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है, ओके। अब सेट की बात कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है वो जो है ग्रुप फॉर्म होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का केस होना चाहिए और मेरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक होना चाहिए। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो है 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू एक्स है, अर्थात x की पावर n इज इक्वल टू, जब मैं दोनों साइड पावर n करूँगा, इधर 1 की पावर 1/n होगी, इधर x की पावर जो है ना क्या इधर 1 की पावर 1/n की पावर n करूँगा, इधर x की पावर n करूँगा, तो ये कैंसिल होने के बाद x की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है जी के अंदर जो मेरा ग्रुप है, जी के अंदर जो एलिमेंट है बेटा वो इस तरह के हैं कि x सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू 1, इस तरह के एलिमेंट है। ओके, एंड वी वांट टू प्रूव दैट, साबित करना है कि टू प्रूव दैट जी इज क्या है, ए साइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ए ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, वह ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है जो सिंगल एक एलिमेंट से जनरेट होता है। ओके, यहाँ क्वेश्चन के अंदर है कि हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है, यानी एलिमेंट जो है ना वो ओके, ठीक है ना। जो 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 ग्रुप है ना, ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, हाँ, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। ओके, अब मैंने क्या किया भाई, जाहिर सी बात है मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो x की पावर n इज इक्वल टू 1 टाइप के हैं, यानी इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब सवाल पैदा होता है 1 की पावर 1/n टाइप के कैसे एलिमेंट होंगे। बेटा आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो अपनी एक फिक्स साइकिल के बाद रिपीट वैल्यू देते हैं। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, यानी एक साइकिल के बाद एक फिक्स वैल्यू देते हैं, अर्थात इस तरह के एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर हैं। क्लियर? तो मान लिया जाए, सपोज दैट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया एक पहला एलिमेंट x1 जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है एंड x2 जो है वो भी ग्रुप का एलिमेंट है। कंडीशन वही है कि x1 की पावर n भी 1 के बराबर है एंड x2 की पावर n भी 1 के बराबर है। क्लियर? अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्लियर हो चुकी बात, आगे की तरफ चलता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n इज इक्वल टू निकलेगा 1 इंटू 1 बराबर क्या निकला, x1 इंटू x2 की टोटल पावर n इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1। अर्थात मैं दो एलिमेंट का गुणा कर रहा हूँ, दो एलिमेंट का गुणा करने के बाद मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट निकल करके आएगा, वो भी 1 के बराबर है। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि ये जो x1 और इंटू x2 है ये भी ग्रुप के अंदर होगा,
और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो x की पावर n इक्वल टू 1 टाइप के हैं। ओके, और अगर ये x की पावर n इक्वल टू 1 टाइप के एलिमेंट हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एलिमेंट को 2 एलिमेंट से गुना करने पर 3 एलिमेंट से या 10 एलिमेंट से या 50 एलिमेंट से, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप फाइनाइट है, उन सब का गुना करने के बाद भी जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो भी उस ग्रुप के अंदर होगा ही होगा। अर्थात अगर मैं x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, मैंने दोनों की वैल्यू डाली, इधर 1 निकला, अर्थात इधर निकला x1 इंटू x2 की पावर n इज इक्वल टू 1 निकला। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सपोज दैट y निकल गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकला y की पावर n इज इक्वल टू 1, तो जाहिर सी बात है ये जो एलिमेंट है ग्रुप का एलिमेंट हो चुका, उसी तरह के एलिमेंट है। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि x1 इंटू x2 बिलोंग्स टू g का मतलब निकल रहा है कि g इज क्लोज्ड विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने सबसे पहले इस चीज़ को क्यों दिखाया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन? बेटा अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो, मेरे लेक्चर अटेंड किए हो, तो वहाँ पर बार बार मैं एक चीज़ बोलता था कि बेटा ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर शो करना होगा, अर्थात आपको दिखाना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आपको दिखानी ही दिखानी होगी। ओके, अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर पाते हो या बता पाते हो कि हाँ ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म है, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हो कि ग्रुप है या नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सेट आप ले रहे हो उसके 2 एलिमेंट लो, एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर रिजल्ट उसी सेट के अंदर आता है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तभी हम डिसाइड करते थे कि ग्रुप है कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होती थी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स। ओके, तो इसका मतलब ये निकल गया कि मेरा जो है ना क्या कहें x1 इंटू x2 बिलोंग टू g का मतलब ये निकला कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड है। ओके, अगर अब क्लोज्ड है, अब मेरे को दिखाना होगा कि यानी ग्रुप की फॉर्म है, इसका मतलब निकला कि ग्रुप की फॉर्म है। अब मेरे को दिखाना होगा कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसके अंदर इन्वर्स एलिमेंट है। भाई साइक्लिक ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले मेरे को दिखाना होता है कि ग्रुप है या नहीं। अब ग्रुप अगर है फिर मैं साइक्लिक की तरफ जाऊंगा और फिर मेरे को दिखाना होगा कि साइक्लिक ग्रुप पर्टिकुलर एक एलिमेंट से जनरेट होता है। ये मेरा टारगेट है। पहले मैंने देखा हाँ भाई बाइनरी ऑपरेशन तो यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो इसके अंदर पास हो चुका। नेक्स्ट टारगेट है आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। नाउ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, अगर मैं 1 की पावर n करता हूँ इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा ना। क्लियर है ना? अगर 1 की पावर n करता हूँ तो मेरे पास निकल गया 1, और अगर 1 है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? उस ग्रुप के अंदर है। और अगर ग्रुप के अंदर है मेरा ऑपरेशन कैसा है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। समझो आप इस चीज़ को, यानी उस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ इनवर्स एलिमेंट की, समझने की कोशिश करना बेटा। भाई आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। इनवर्स एलिमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, मेरी डेफिनेशन ये थी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आनी चाहिए। ओके, आप इसको बी मान लो। ओके, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं ए के इन्वर्स की बात करूं, ए को ऐसे एलिमेंट से गुणा करूं ताकि मेरे पास गुणा होने के बाद 1 आ जाए, क्यों? आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होती है। ओके, अब सवाल पैदा होता है यहाँ बी की वैल्यू मेरे को 1 ए की पावर माइनस के 1 ही लेना होगा, अर्थात ए इन्वर्स ही लेना होगा, अदरवाइज 1 आ ही नहीं सकता। आप सोच करके देखो, उसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक्स जो है किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है ना। और किस तरह का एलिमेंट है? एक्स की पावर एन इक्वल टू कितना है? 1 के बराबर है। क्लियर? नाउ अगर मैं 1/x की पावर n की बात करूँ, 1/x की पावर n, तो इधर कितना निकलेगा बेटा? 1/1 निकलेगा ना। क्लियर है ना? मतलब क्या निकला? 1/x की पावर n, ध्यान से सुनो, 1 की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर n इज इक्वल टू कितना निकला? 1। आपको भी पता है कि 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब क्या निकल गया? 1/x की पावर n इज इक्वल टू क्या निकल गया? 1 निकल गया ना, आपके सामने है। अर्थात क्या मतलब निकला
कि 1/x की पावर n भी ग्रुप का एलिमेंट है। क्यों है? ग्रुप के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं कि अगर मैं x की पावर n लेता हूँ उनका रिजल्ट 1 के बराबर है। ओके, यानी रिजल्ट की तरफ जा रहा हूँ 1 के बराबर है। मैंने किया 1/x की पावर n करने की कोशिश की, 1/x की पावर n का रिजल्ट भी मेरे पास 1 निकल करके आया। इस बात का मतलब ये निकला कि 1/x की पावर n भी ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखो बेटा आप, जब ये है, अगर मैं x की पावर n इंटू 1/x की पावर n की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, कितना निकल करके आएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि इनवर्स ऑफ x की पावर n इज x की पावर माइनस के n। ओके, x कोई जनरल एलिमेंट है, सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट इनवर्स तो एग्जिस्ट है भाई, इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जी इज ग्रुप, इज ए ग्रुप। ग्रुप तो फॉर्म हो चुका है। सवाल पैदा होता है कैसे फॉर्म हो चुका? आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने यहाँ दिखा दिया। पहली बात मैंने ऑपरेशन क्लोज्ड यहाँ दिखा दिया कि ये ऑपरेशन क्लोज्ड है। आप चाहो तो एसोसिएटिविटी दिखाना चाहो तो दिखा लो, इन्वर्स दिखाना चाहो मैं पहले ही शो कर चुका। ओके, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट भी शो कर चुका। एक प्रॉपर्टी बचती है यहाँ पर क्लोजर एसोसिएटिविटी, आप चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। इन्वर्स भी दिखा चुका, ग्रुप तो बन गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मेरा ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब निकलता है कि हमारे पास जो ग्रुप जनरेट होगा पर्टिकुलर एक एलिमेंट से जनरेट होगा, उसी की बात करने जा रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट, मेरे को क्या दिया हुआ है? गिवन दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना है? n दे रखा है ना। देखो आप, ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू साफ साफ दिया हुआ है n। आ जाओ भाई साइक्लिसिटी दिखाने के लिए। देखो बेटा आप, मेरे पास है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 की पावर कितना है? 1/n। क्लियर है ना? अब देखो बेटा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। क्यों? cos 2π की वैल्यू 1 होती है, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। लिख सकता हूँ ना? मैं सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, 1 की पावर 1/n की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी 1 बराबर जो होता है वो कितने के होता है? cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 को फिर से लिख सकता हूँ cos 2πr प्लस आयोटा साइन 2πr। क्यों? cos 2πr की ऑलवेज वैल्यू 1 होती है, साइन 2πr की ऑलवेज वैल्यू 0 होती है। 1 को लिख दिया। अब अगर मैं 1 की पावर 1/n लिखूँगा, इधर कितना निकलेगा बेटा? होगा cos 2πr प्लस आयोटा साइन 2πr की पावर कितनी? 1/n। आपके पास 12th क्लास के अंदर एक डिमोवियर थ्योरम थी, वो बोलता था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, डिमोवियर थ्योरम का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमेशा होता था cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये होता था ना। मैंने डिमोवियर थ्योरम का यूज़ किया, डिमोवियर। इधर मेरे पास कितना निकला बेटा? 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू कितना निकला? cos 2πr/n प्लस आयोटा साइन 2πr/n। निकल गया ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास कितना निकल कर गया भाई? 1 की पावर 1/n का रिजल्ट। 1 की पावर 1/n का जो रिजल्ट निकला, 1 की पावर 1/n का रिजल्ट निकला, कितना निकला भाई? cos 2πr/n प्लस आयोटा साइन 2πr/n। आपके पास एक फार्मूला होता है, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। यही होता है ना। मैंने इसको उसी फॉर्म में लिखा बेटा। ये निकला 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा? ये देखो आप, कितना? e की पावर 2π आयोटा r/n। और जहाँ जो है r जो होता है ना बेटा, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सवाल पैदा होता है क्यों भाई? cos 2π की वैल्यू भी 0,
सॉरी 1, कोस 4 पाई की वैल्यू भी 1, कोस 8 पाई की वैल्यू भी 1, कोस 10 पाई की वैल्यू भी 1, इसलिए आर के अंदर ये वेरिएशन रहता है। अब देखो आप, अगर मैं आर की अलग अलग वैल्यू डालता हूँ, ओके, अब मैं जी बनाने जा रहा हूँ, जी इज इक्वल टू, अगर मैं आर की अलग अलग वैल्यू डालता हूँ तो आर की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा कितना निकल करके आएगा बेटा, 0 डालने पर ई की पावर 0, अगले वाली वैल्यू डाली ई की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन एन, ओके, और अगले वाली वैल्यू डाली ई की पावर, जब 2 डालूंगा 4 पाई आयोटा अपॉन एन, 3 डालूंगा ई की पावर 6 पाई आयोटा अपॉन एन, एंड सो ऑन, इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट ई की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन एन से जनरेट नहीं हो रहे क्या? आप इसकी पावर बढ़ाना शुरू करो, ई की पावर 2 पाई आयोटा, ये देखो आप, ई की पावर 2 पाई आयोटा की पावर 1, ई की पावर 2 पाई आयोटा की पावर 2, ई की पावर 2 पाई आयोटा की पावर 3, आप इसको देखो, इसको देखो, ये हो रहा है ई की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन एन का स्क्वायर, देखो आप 2 बार, ई 4 पाई आयोटा अपॉन एन है, 6 पाई आयोटा अपॉन एन है, यानी ये क्या निकल गया, ई जे, एक मिनट रुको, अगर मैं बोलता हूँ ई की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन एन इज इक्वल टू थीटा, ऐसे समझो आप, तो जी इज इक्वल टू कितना निकला, एक तो निकला 1, ये निकला थीटा, ये कितना निकला थीटा स्क्वायर, ये कितना निकला थीटा की पावर 3, ये कितना निकला थीटा की पावर 4, एंड थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कितना निकल गया 1, बात तो एक ही है। अब इसको सोचो, मैंने बोला था ए ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप अगर वो जो है एक एलिमेंट की पावर के रूप में हो, ये मेरी डेफिनेशन थी, ओके। फिर ए ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, सारे का सारा सिंगल एलिमेंट थीटा से जनरेट हो रहा है ना, क्या कहोगे आप, सो दैट जी इज साइक्लिक ग्रुप। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल हेल्प यू, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, इस लेक्चर को बढ़ाता हूँ, आधे घंटे का करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द जनरेटर्स, बंद कर दो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, देखिए एक बार बंद करके खोल दे। फाइंड द जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ऑफ साइक्लिक ग्रुप। आपको इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर निकालने हैं। जी इज इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, और प्लस मोड 6, मोड का ऑपरेशन दे रखा है 6 के साथ में। ध्यान से सुनना बेटा, डेफिनेशन नहीं लगाऊंगा, थ्योरम लगाऊंगा, समझने की कोशिश करना। वी नो दैट, थ्योरम का यूज करते हुए निकालूंगा। वी नो दैट in cyclic group, in cyclic group, if A is generator, then order of G is equal to order of its generator। मैंने इसका प्रूफ दिया था, साइक्लिक ग्रुप के अंदर ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, हर एक एलिमेंट का मैं ऑर्डर निकालूंगा और जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा वही जनरेटर होंगे। देखना, सबसे पहले आपको पता है प्लस के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, तो 0 क्या है, 0 इज आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ 0 1। आप इसको जो है बेटा अलग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ओके। एलिमेंट का इन्वर्स, आप इस चीज़ को जानते हो कि ए ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन 2 जनरेटर ए एंड ए इन्वर्स, उस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे तरीके हैं, डेफिनेशन लगा करके भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। ये मेरे को आसान लग रहा है इसलिए इसका यूज़ कर रहा हूँ, 1 का ऑर्डर निकाल रहा हूँ।
1 को 1 बार जोड़ा 1, 1 को 2 बार जोड़ा 2, 1 को 3 बार जोड़ा 3, 1 को 4 बार जोड़ा 4, 1 को 5 बार जोड़ा 5, और 1 को 6 बार जोड़ा 1 2 होएगे ना, 3 होएगे, 4 होएगे, 5 होएगे, 6 होएगे। तो कितना निकला बेटा? 6 निकला ना। 6 को 6 से डिवाइड लगाया, इसके ऊपर मोड 6 की कंडीशन अप्लाई करी, रिजल्ट कितना निकला? 0। यानी मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना निकल गया? आपके सामने है 6। क्लियर? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन होता है, समझने की कोशिश करना। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन होता है अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो। ओके, यहाँ केस प्लस का है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होगा अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना हो? 0। ए की पावर एन का मतलब ये है कि ए प्लस के ए प्लस के ए, प्लस का ऑपरेशन है, एन टाइम तक ऐड होने के बाद 0 आ जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है अगर ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी या 1 हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आइडेंटिटी 1 होती है, लेकिन अगर यही प्लस का केस है, ए को एन टाइम जोड़ो, तब तक जोड़ते रहो जब तक आपके पास 0 ना आ जाए। जितनी बार आपने जोड़ा वो उसका ऑर्डर होगा। 2 को देखता हूँ। 2 को 1 बार जोड़ा 2, 2 को 2 बार जोड़ा कितना? 4, 2 को 3 बार जोड़ा कितना निकला? 6। मोड 6 के ऊपर रिजल्ट निकाला मैंने, कितना निकल गया? 0। यानी ऑर्डर ऑफ 2 कितना निकल गया बेटा? ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। 3 की बात करता हूँ। 3 को 1 बार जोड़ूंगा 3, 3 को 2 बार जोड़ूंगा, आपको पता है 6। मोड 6 पर वैल्यू कितनी होगी? मोड 6 पर वैल्यू हो जाएगी 6 को 6 से डिवाइड लगाने के बाद शेष 0। ऑर्डर ऑफ 3 कितना होएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 आपके सामने है। आगे की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ 4 की बात करते हैं, एक बात फिर देख लेता हूँ बेटा। ऑर्डर ऑफ 0 कितना है बेटा? ऑर्डर ऑफ 0 आपके पास 1 है। ऑर्डर ऑफ 1 कितना है? ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है। ऑर्डर ऑफ 2, एलिमेंट का ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 3 है। ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 है। 4 की बात करते हैं अब। जब मैं 4 को 1 बार जोड़ूंगा 4 निकलेगा, 4 को 2 बार जोड़ूंगा इज इक्वल टू निकल कर तो आएगा 8। जी, जब मोड 6 का कंसेप्ट लगाऊंगा, 8 को 6 से डिवाइड लगाया, शेष बचा 2। 8 को 6 से डिवाइड लगाया, शेष बचा कितना? 2। यानी 4 प्लस के 4 इज इक्वल टू कितना हुआ? 2। जब मैं 4 प्लस के 4 प्लस के 4 करूँगा, कितना निकला? 12। जब इसके ऊपर मोड 6 लगा, पूरा डिवाइड होने के बाद शेष 0। यानी ऑर्डर ऑफ 4 कितना निकल गया बेटा? ऑर्डर ऑफ 4 कितना निकला? 1 2 3, 12 यहाँ आ चुका ना, कितना निकला? 3। ऑर्डर ऑफ 5 की बात करता हूँ। 5 को 1 बार जोड़ा 5, 5 को 2 बार जोड़ा कितना? 10। 10 को के ऊपर मोड 6 का कंसेप्ट लगाया मैंने, मोड 6 कितना बचा? 4। 4 कब निकला? मोड 6 के ऊपर। जब 5 को 3 बार जोड़ूंगा, 5 प्लस के 5 प्लस के 5 15। 15 के ऊपर मोड 6 लगाया, 12 और 3 15, 3 निकल कर गया। जब 5 प्लस के 5 2 3 4 कितना निकला? 20। 20 के ऊपर मोड 6 फिर लगाया, कितना निकला? 18 और 2 20, शेष बचा कितना? 2। जब 5 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 5 करूँगा, 1 2 3 4 5, कितना निकला? 25। इसके ऊपर मोड 6 लगाया, शेष कितना बचा? 1। भाई 6 चौक 24 और 1 25। जब मैं लास्ट करूँगा 5 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 5, 1 2 3 4 प्लस के 5 प्लस के 5, कितना निकला? 30। 30 के ऊपर मोड 6 का कंसेप्ट लगाया, यानी 6 से डिवाइड किया, शेष कितना बचा? 0। कितनी बार जोड़ने बा? 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना? 6। क्लियर? 4 को कितनी बार जोड़ने से 0 आया था? 3 बार जोड़ने से। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। 2 को कितनी बार जोड़ने से 0 आया? 3। ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। 1 को कितनी बार जोड़ने से आया? 6। ओके, अब देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। ऑर्डर ऑफ 1 6। ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। ग्रुप का ऑर्डर देखना कितना है?
ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बराबर 6। यानी जनरेटर कौन से आए, जो जी के जनरेटर है ना बेटा, 2 जनरेटर हैं। पहले वाला जो जनरेटर है वो है 1, ये देखो आप, ये वाला जनरेटर, और जो दूसरा जनरेटर है वो कौन सा है, 5। ओके, सो दैट जी कंटेन 2 जनरेटर। क्लियर है ना। एक और भी तरीका बताता हूँ, इससे शॉर्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तरीका तो ये है कि जी के अंदर कौन कौन से कोई 2 जनरेटर है, 1 और 5 जनरेटर होंगे। एक तरीका और भी है बेटा, उसको देखो आप। एक क्वेश्चन और है, कहना चाह रहा है कि फाइंड ऑल जनरेटर, फिर आपको जनरेटर निकालने हैं। फाइंड द जनरेटर ऑफ, किसके जनरेटर निकालने हैं, जी इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 और गुणा के साथ मॉड 5 है। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। अब की बार मल्टीप्लिकेशन का केस है, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर देखने हैं। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट तो अब की बार मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होगा ना, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। 2 को देखता हूँ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जब 5 से डिवाइड लगाऊंगा 3 बचा। क्लियर। 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 से डिवाइड लगाया, 5 दिया 15 और 1 16। देखो आप, शेष दे रहा है, मोड 5 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, मोड 5 की बात कर रहा हूँ। 2 की पावर 4 16, 5 से डिवाइड लगाया, 5 दिया 15, शेष बचा 1। कितनी पावर पर आइडेंटिटी दे रहा है, 4 पे। ऑर्डर ऑफ 2 कितना निकल गया 4। 3 की बात कर रहा हूँ, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 कितना निकला तो 9, 5 से डिवाइड लगाने के बाद कितना बचा 4, शेष 3 की पावर 3 कितना 27, 5 से डिवाइड लगाने के बाद 25 और 2 27। देखो आप 27, 5 से डिवाइड लगाया, 5 पंजे 25, शेष लिखना होता है। 3 की पावर 4 कितना निकला 81, 81 को 5 से डिवाइड लगाऊंगा कितना निकलेगा, 16 पंजे 80 और 1 बच गया। यानी ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 4। 4 की बात कर रहा हूँ, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 16, मोड 5 का कंसेप्ट लगाया, 5 दिया 15, शेष कितना बचा 1। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 2। क्लियर। हम जानते हैं जी साइक्लिक, जी इज साइक्लिक। कब साइक्लिक होगा बेटा, साइक्लिक इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। क्लियर। देखते हैं ऑर्डर ऑफ जी, देखो कितना है, ऑर्डर ऑफ जी 1 2 3 4, 4 है ना। वो एलिमेंट देखो जिनका ऑर्डर 4 है, कौन कौन से हैं, एक तो है 2, एक है 3। ऑर्डर ऑफ 2 कितना है 4 है, ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 4 है। तो जी के कौन कौन से जनरेटर हुए, एक तो हुआ 2 और एक कितना हुआ 3, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। जी के कितने जनरेटर हैं, एक तो हुआ 2 जी का जनरेटर और एक हुआ जी का जनरेटर 3। क्लियर। सो दैट द जनरेटर ऑफ इन दिस ग्रुप इज 2। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।